पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप जानते हैं कि हम टेक्निकल एनालिसिस नहीं करते बल्कि ज़्यादातर शेयर्स के फंडामेंटल्स का एनालिसिस करते हैं। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे मुताबिक टेक्निकल एनालिसिस की क्या लिमिटेशंस हैं, ख़ुसूसन पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में। पहले तो ये देखना है कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए शेयर्स और मार्केट में माजी और हाल की खरीदो फरोख्त का जायजा लिया जाता है और इसकी बिना पर यह तज्जिया किया जाता है कि कौन सा शेयर ऊपर जाएगा और कौन सा नीचे। हम ये नहीं कहते कि टेक्निकल एनालिसिस के पीछे कोई साइंस नहीं, तो उसे समझने की कोशिश करते हैं। पहली साइंस, डिमांड एंड सप्लाई। टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक अगर किसी शेयर को मार्केट में ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं तो उसे खरीद लेना चाहिए, और अगर ज़्यादा लोग बेच रहे हैं तो उसे बेच देना चाहिए, कतई नज़र इस बात के कि वो कंपनी कुछ कमा भी रही है या नहीं। यानी किसी शेयर में डिमांड ज़्यादा है तो घुस जाएं और सप्लाई ज़्यादा है तो निकल जाएं। दूसरी साइंस, ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड। इस साइंस के मुताबिक जब कुछ अरसे में एक शेयर को बहुत ज़्यादा लोग खरीद लें और इसकी कीमत चढ़ जाए तो कुछ लोग लाजमी इसको बेचेंगे, जिससे इसकी कीमत गिर जाएगी। यानी ज़्यादा लोग खरीद लें तो वो शेयर ओवरबॉट हो जाएगा, इसलिए उसे बेच देना चाहिए। और किसी शेयर को कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा लोग बेच दें और इसकी कीमत गिर जाए तो कुछ लोग लाजमी इसको खरीद लेंगे, जिससे इसकी कीमत चढ़ जाएगी। यानी ज़्यादा लोग बेच दें तो वो शेयर ओवरसोल्ड है, इसलिए उसे खरीद लेना चाहिए। यही साइंस शेयर्स के लिए भी और मार्केट के लिए भी। तीसरी साइंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर कोई शेयर 18 रुपए का है और 20 पर जाते ही लोग उसे बेचने लगते हैं तो ये इसकी रेजिस्टेंस है, यानी इसे 20 से ऊपर निकलने में मुश्किल पेश आ रही है। फिर जब वो 16 का हो जाए तो लोग उसे खरीदने लगते हैं तो ये इसकी सपोर्ट है, यानी इसे 16 से नीचे नहीं जाने दिया जा रहा। फिर वही शेयर अगर कभी 20 से ऊपर चला जाए तो ब्रेकआउट हो गया, और फिर वो 22 से ऊपर ना जा सके तो 22 अगली रेजिस्टेंस, या 16 से नीचे चला जाए तो सपोर्ट टूट गई, लेकिन वो 14 से नीचे ना जा पाए तो 14 इसकी अगली सपोर्ट। मजे की बात कि अगर 20 ऊपर को तोड़ दे लेकिन अगले दिन वापस 20 से नीचे आ जाए तो इसे कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट या माल चिपकाना। और 16 नीचे से तोड़ दे लेकिन अगले दिन वापस 16 से ऊपर आ जाए तो इसे कहते हैं फॉल्स ब्रेकडाउन या माल छुड़ाना। मतलब टेक्निकल एनालिसिस में शेयर के हर तरह के उतार चढ़ाव को नाम दे दिया गया है ताकि ये साबित किया जा सके कि टेक्निकल एनालिसिस सही होते हैं या टेक्निकल्स कभी झूठ नहीं कहते। और इसी तरह घुमा फिरा कर टेक्निकल एनालिस्ट ऐसे बातें करते हैं जैसे इन्हें सब पता है और सब वही हुआ जो इन्होंने कहा था। क्योंकि अगर आप कभी गौर करें, हमेशा ये यही कहते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है और ऊपर गई तो और ऊपर जा सकती है, या मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है और इस लेवल से नीचे चली गई तो और नीचे जा सकती है। यानी कि मार्केट जिस भी तरह की मूव ले सकती है उसको अपनी वीडियो में घुमा फिरा कर बात कर देते हैं और हर अगले दिन यही कहते हैं कि देखा हमने कहा था। खैर, हम इस वक्त टेक्निकल एनालिस्ट की लिमिटेशंस पर बात नहीं कर रहे बल्कि टेक्निकल एनालिसिस की लिमिटेशंस पे बात कर रहे हैं, तो वहीं पर वापस आते हैं। चौथी साइंस, शेयर अपने लेवल पर या अपनी कीमत पर चला ही जाता है। ये भी बहुत अजीब साइंस है। इसी 18 रुपए वाले शेयर की बात करते हैं जिसकी 20 रेजिस्टेंस और 16 सपोर्ट है। अगर वो शेयर जिंदगी में कभी पहले 50 रुपए पर गया था तो टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक वो एक दिन 50 रुपए पर दोबारा जा सकता है, चाहे एक महीने, एक साल या 10 साल बाद। और अगर वो कभी 3 रुपए पर नीचे गया था तो 3 रुपए पर भी दोबारा जा सकता है। ये और बात है कि 50 तक के रास्ते में इसकी कई रेजिस्टेंसेस और 3 तक के रास्ते में कई सपोर्ट्स होंगी। अब हो सकता है टेक्निकल एनालिसिस के इनके अलावा भी कुछ साइंसी पहलू हों, लेकिन जो बड़े साइंसी पहलू हमें नजर आए वो यही हैं। फिर इन तमाम साइंसी पहलुओं का तज्जिया करने के लिए
मुख्तलिफ इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे RSI, MACD, स्टोकेस्टिक, कैंडल्स, बोलिंजर बैंड वगैरह। तो हमने ये तो देख लिया कि टेक्निकल एनालिसिस अमूमी तौर पर क्या होता है। तो अब असल टॉपिक पर आते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस की क्या लिमिटेशंस हैं और क्यों हम सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक शेयर्स में खरीदो फरोख्त करने को पसंद नहीं करते और दूसरों को भी इससे मुहतात रहने का मशवरा देते हैं। नंबर 1, टेक्निकल एनालिसिस का कारोबारी सरगर्मियों से कोई लेना देना नहीं। क्या आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट क्यों बनाई गई? कारोबार चलाने या बढ़ाने के लिए। जब कोई कारोबार करता है तो इसमें पैसा लगाता है और फिर कारोबार के मुनाफे का इंतजार करता है और यही कारोबार से उसकी कमाई का जरिया होता है। स्टॉक मार्केट के जरिए अवाम में से बहुत से सरमायाकार थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर एक बड़ा कारोबार चलाते हैं। तो असूली तौर पर स्टॉक मार्केट का आगाज इसलिए किया गया ताकि अवाम थोड़े थोड़े पैसों से कारोबार चलाएं और उससे मिलकर मुनाफा कमाएं। या बड़े कारोबार करने वालों को जब इजाफी पैसों की जरूरत पड़े तो वो लोन लेने की बजाय आम आवाम से अपने कारोबार में सरमायाकारी करा के उनको अपने कारोबार में हिस्सेदारी दें। यानी स्टॉक मार्केट का असल मकसद हमेशा से कारोबार में सरमायाकारी करना था, ट्रेडिंग नहीं था। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि यहाँ सिर्फ ट्रेडिंग पर ही तवज्जो दी जाती है या स्टॉक मार्केट को ट्रेडिंग से ही जोड़ा जाता है। तो असल बात यही है कि स्टॉक मार्केट में जो कंपनियां लिस्टेड हैं वो कारोबार या तिजारत कर रही हैं और ऐसी कंपनियों के शेयर्स खरीदना वैसे ही है जैसे आम आवाम भी इसी कारोबार में हिस्सा डाल रहे हैं और जितना पैसा लगाया उस शरह के हिसाब से मलकियत हुई। तो असूली तौर पर तमाम शेयर होल्डर्स कारोबार कर रहे हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस के जिन 4 साइंसी पहलुओं से हमने आपको आगाही करवाई, इन सब का कंपनी की कारोबारी सरगर्मियों या तिजारत की अलिफ बे से भी कोई ताल्लुक नहीं है। टेक्निकल्स के मुताबिक इस बात की कोई अहमियत नहीं होती कि कोई कंपनी अच्छा कमा रही है या नहीं, अच्छा डिविडेंड दे रही है या नहीं, मुस्तकबिल में अच्छा कमाएगी या नहीं। यानी असूली तौर पर तो वही कंपनी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए जो अच्छा कमा रही है और डिविडेंड भी दे रही है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस की वजह से हो सकता है कि एक कंपनी 10 रुपए कमा रही है और इसकी कीमत 20 रुपए है, फिर भी इसमें बाय कॉल ना दी जाए। और दूसरी तरफ एक और कंपनी भी 10 रुपए कमा रही है और इसकी कीमत 200 रुपए है, फिर भी उसमें बाय कॉल दे दी जाए। कारोबारी या तिजारत के पहलू को मद्देनजर रखें तो इस बात में कोई लॉजिक या अकली दलील नहीं और जो भी कारोबार की नीयत से मार्केट में आएगा वो कभी भी 10 रुपए कमाने वाली कंपनी के 200 रुपए नहीं देगा। फिर आपने देखा होगा कि टेक्निकल एनालिस्ट कभी कभी ये भी कह देते हैं कि शेयर 22 पर खरीदना अच्छा नहीं, लेकिन अगर ये 23 पर चला जाए तो खरीद लें क्योंकि 22 इसकी रेजिस्टेंस है और 23 पर इसका ब्रेकआउट होगा। हो सकता है टेक्निकल एनालिस्ट की बात सच साबित हो जाए कि शेयर 22 पर जाकर रुक जाए और एक साल तक 18 से 22 तक ही घूमता रहे और एक साल के बाद वो 23 पर चला जाए, उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर ही वो 30 पर भी चला जाए। ये एक अलग कहानी है। लेकिन कारोबारी असूल या फाइनेंशियल लॉजिक को देखें तो ये बात भी अकल से पैदल है कि एक शेयर 22 रुपए पर तो अच्छा नहीं, लेकिन 23 रुपए पर अच्छा हो जाएगा। जैसे कोई आपसे कहे कि अंडा 30 रुपए का नहीं खरीदना, लेकिन अगर 40 रुपए का मिले तो 2 खरीद लेना। हम ये नहीं कह रहे कि लोग टेक्निकल एनालिसिस से कमाते नहीं या टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक शेयर्स ऊपर नीचे नहीं होते। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक इस चीज का अंदाजा लगाना कि शेयर ऊपर या नीचे जा सकता है, ये साइंस तो हो सकती है, लेकिन ना ही ये कारोबार है और ना ही तिजारत। नंबर 2, टेक्निकल एनालिसिस असूली तौर पर माजी का तज्जिया करके बनता है, लेकिन कारोबार मुस्तकबिल को देखकर किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस की जो तीसरी और चौथी साइंस हमने आपको बताई वो असल में ये कहती है कि किसी शेयर के साथ जो माजी में हुआ वही हाल और मुस्तकबिल में हो सकता है, बल्कि कई एनालिस्ट के मुताबिक वही होगा। मतलब
हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जैसे अगर माजी में 22 किसी शेयर की रेजिस्टेंस थी, तो हाल में भी 22 उसकी रेजिस्टेंस रहेगी, और वही कि शेयर अपने लेवल्स पर वापस जा सकता है या फिर एक दिन जरूर जाएगा। मतलब टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक अगर हेस्कॉल एक वक्त 300 रुपए तक चला गया था, तो दोबारा भी जा सकता है। पर कारोबार की असल बात तो यह है कि वो मुस्तकबिल को मद्देनजर रखकर किया जाता है। तो अगर कोई आज हेस्कॉल खरीदना चाहता है, तो असूली तौर पर उसे ये देखना चाहिए कि क्या इसके कारोबार में बेहतरी आने की उम्मीद मौजूद है या नहीं। अब मान लें एक कंपनी ने पिछले सालों में कभी भी एक साल के अंदर 1 रुपए से ज्यादा नहीं कमाया और 10 रुपए से ज्यादा इसकी कीमत नहीं हुई। अचानक उन्हें कोई नया ऑर्डर मिल गया जिससे उसकी कीमत 3 साल में 10 गुना बढ़ने की तवक्को हो गई है। तो ऐसे में टेक्निकल एनालिसिस फौत हो जाएगा। टेक्निकल एनालिस्ट्स के मुताबिक 10 उसकी बहुत बड़ी रेजिस्टेंस होगी। उस कंपनी में अच्छी कमाई की नवीद मौजूद होने के बावजूद वो लोगों को यही कहेगा कि 10 रुपए पर बेच दें, चाहे उसके फंडामेंटल्स को देखकर या उसके मुस्तकबिल को असेस करके उसकी फेयर वैल्यू 30 रुपए बन रही हो। ये और बात है कि अगर वो शेयर 11 पर चला जाए, तो टेक्निकल एनालिस्ट कहेगा ब्रेकआउट हो गया, लेकिन वो समझ नहीं पाएगा कि शेयर में क्या और क्यों हो रहा है। फिर 1-2 रुपए ऊपर चला गया तो यही कहेगा कि बहुत ऊपर चला गया है, ओवरबॉट हो गया है, लेकिन समझ नहीं पाएगा कि उस शेयर में तेजी फंडामेंटल्स की वजह से है, और ओवरबॉट होने के बावजूद वो क्यों ऊपर जाए जा रहा है। वो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्टॉप लॉसेस बनाता जाएगा, क्योंकि जैसा पहले बताया कि टेक्निकल एनालिसिस में शेयर के हर तरह के उतार चढ़ाव को नाम दे दिया गया है, लेकिन उसे समझ कुछ नहीं आएगी कि शेयर में हुआ क्या है। आपके स्टॉप लॉस को हिट करवाएगा और फिर आपको उस शेयर से दूर रहने का मशवरा देगा। जैसे पिछले कुछ अरसे में मार्केट इंडेक्स के हवाले से लोगों ने यही बातें की, मतलब टेक्निकल एनालिस्ट्स ने। मार्केट 50,000 पर भी ओवरबॉट थी और 60,000 पर भी ओवरबॉट है, और ओवरबॉट होने के बावजूद इंडेक्स कहां पहुंच गया। इसी तरह अगर कोई कंपनी सालों से अच्छा कमा रही है और कभी 100 से नीचे नहीं गई, लेकिन पता चल गया कि इसके कारोबार में नुकसान होने वाला है या वो कंपनी ही खत्म होने वाली है, तो टेक्निकल एनालिस्ट कभी समझ ही नहीं सकेगा कि कंपनी में मंदी आ सकती है, जब तक कि वो अपनी सपोर्ट ना तोड़ दे, और उसके बाद उससे अगली सपोर्ट, और उससे अगली, और उससे अगली। 250 वाले शेयर की हर सपोर्ट पर इसको अच्छा शेयर कहकर लोगों को खरीदवा देगा, और हर बार उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और ना जाने लोगों का कितना नुकसान करवा देगा। 250 पर भी उस शेयर को अच्छा कहेगा, और जब वो 50 पर आ जाएगा तब भी उसको अच्छा ही कहेगा, और इशारा बार बार यही देगा कि पिछले 5 सालों में ये 250 का हाई लगा चुका है। जैसे हेस्कॉल जब ऊपर से नीचे गिरा होगा, तो बीच में इसकी कई सपोर्ट्स आई होंगी। टेक्निकल एनालिस्ट्स ने हर सपोर्ट पर इसे बाई करवाया होगा, और न जाने कितनी मर्तबा उसका स्टॉप लॉस हिट करवाया होगा, और कुछ बेचारे टेक्निकल्स के मुताबिक खरीद तो लेते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लगाने की हिम्मत नहीं कर पाते और शदीद नुकसान करवा लेते हैं। वैसे हेस्कॉल का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। उस शेयर के बारे में ये सवाल नहीं बनता कि ये इतना नीचे क्यों आ गया। ये सवाल पहले बनता है कि क्या जब ये 300 पर गया तो इसका इतना ऊपर जाना बनता भी था या नहीं। वो टेक्निकल्स के मुताबिक ऊपर से ऊपर जाता रहा, लेकिन इसके ऊपर जाने में उसकी कारोबारी सरगर्मियों का कोई लेना देना नहीं था, वही जो हमने पहली लिमिटेशन में बात की। नंबर 3, सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हुए डिविडेंड और बोनस को नजरअंदाज कर दिया जाता है। मिसाल देखते हैं, एक कंपनी 20 रुपए पर ट्रेड कर रही है और टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक इसकी सपोर्ट 18 और रेजिस्टेंस है 22। एक और कंपनी भी 20 रुपए की है जो हर साल 2 रुपए का डिविडेंड देती है। डिविडेंड देने के बाद इसकी प्राइस एक्स हो जाती है और वो फिर 20 पर आ जाती है। मान लें आज ये दोनों कंपनियां 20 रुपए पर हैं और दोनों की 18 सपोर्ट है और 22 रेजिस्टेंस है। अब अगर वो दोनों 3 साल तक अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान ही रहती हैं, और 3 साल बाद एक वक्त ऐसा आया कि दोनों 20 पर हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक दोनों कंपनियां एक जैसी हैं, लेकिन डिविडेंड देने वाली कंपनी असल में 3 साल में 6 रुपए का डिविडेंड दे चुकी है, और सरमायाकार के लिए उसकी असल कीमत 20 नहीं 26 रुपए है। ऐसे में हो सकता है
कि चौथे साल जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती वो 18 पर चली जाए और जो कंपनी डिविडेंड देती रही है वो 22 पर चली जाए, तो टेक्निकल एनालिस्ट यही कहेगा कि जो 18 पर है वो खरीद लें क्योंकि वो अपनी सपोर्ट पर है, और जो 22 पर है उसे बेच दें क्योंकि वो अपनी रेजिस्टेंस के पास है। लेकिन जो कंपनी डिविडेंड देती है, अगर ज्यादा शेयर होल्डर्स इसकी वैल्यू पहचान लें तो वो 22 पर भी उसको खरीदना चाहेंगे और वो 22 को ऊपर की तरफ तोड़ देगी। और जो डिविडेंड नहीं देती, अगर ज्यादा शेयर होल्डर्स उसकी हकीकत समझ जाएं तो वो उसे 18 पर भी नहीं खरीदेंगे बल्कि बेच देंगे, तो वो 18 की नीचे की तरफ सपोर्ट तोड़ देगी। यानी डिविडेंड को नजरअंदाज कर दें तो टेक्निकल एनालिसिस की वजह से नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह बोनस के बाद भी कंपनी की वैल्यू एक्स हो जाती है, और अगर कोई कंपनी ज्यादा बोनस दे तो शेयर की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। फिर भी टेक्निकल एनालिस्ट इस बात को कंसिडर नहीं करते क्योंकि असूली तौर पर बोनस देने से कंपनी की परफॉर्मेंस में कोई बेहतरी नहीं आती। उसके शेयर ज्यादा हो जाते हैं, उसकी ईपीएस डिवाइड हो जाती है, तो उससे कंपनी का कोई फायदा नहीं होता। लेकिन स्टॉक मार्केट में उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के इस तरह पेश किया जाता है कि कोई बहुत जबरदस्त बात है। खैर, इसको एक दो मिसालों से समझते हैं। आईडीवाईएम ने कुछ अरसे पहले 200% बोनस दिए और इसके शेयर की वैल्यू 1000 तक जा पहुंची। फिर एक्स होने के बाद 300 रुपए हो गई। तो एक टेक्निकल भाई साहब यही कहते थे कि एक दिन ये शेयर 900 पर दोबारा जाएगा। लेकिन एक बात तो ये है कि 300% बोनस की वजह से उसकी कमाई अगर वो मेंटेन रखते तो भी उसको 3 से डिवाइड कर दिया जाता। यानी कि अगर उसकी कमाई एक साल में 100 रुपए थी तो अगले साल 33 रुपए हो जाती। लेकिन क्योंकि बाद में उसकी कमाई बहुत ही कम हो गई तो वो शेयर 900 क्या जाता, वो तो 100 रुपए पर आ गया, और टेक्निकल वाले भाई साहब उसके 900 पे जाने का ही इंतजार करते रह गए। खैर, मार्केट में कुछ शेयर्स को टेक्निकल्स के मुताबिक चला भी दिया जाता है। जैसे कोलगेट ने कुछ अर्से पहले 100% बोनस दिए और उस वक्त उसकी कीमत थी 1600 रुपए, और बोनस के बाद इसकी कीमत 1600 पर वापस चली गई। पहली बात तो यह है कि हर शेयर में मुख्तलिफ लोग घुसे होते हैं और कुछ शेयर्स में कंपनी के लोग ही घुसकर इसकी वैल्यू को ज्यादा नीचे गिरने नहीं देते, चाहे उस कंपनी का शेयर उस कीमत के काबिल हो या ना हो। फिर हमें यह भी लगता है कि कई मर्तबा कुछ शेयर्स को टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक जानबूझकर चलाया जाता है ताकि आम सरमायाकारों का टेक्निकल एनालिसिस पर एतमाद बहाल किया जा सके और फिर जहां मौका मिले इन्हें दांव लगाया जा सके। क्योंकि हमारे मुताबिक ना तो बोनस देने से पहले और ना ही बोनस देने के बाद कोलगेट 1600 पर होना चाहिए। नंबर 4, उन शेयर्स का टेक्निकल एनालिसिस ठीक से नहीं किया जाता या किया नहीं जा सकता जिनमें वॉल्यूम्स नहीं लगते, क्योंकि जब कभी माजी में वॉल्यूम्स लगे ही नहीं होते तो ये पता ही नहीं चलता कि वो कैसा बिहेव करेगा। अब टेक्निकल एनालिसिस जो है वो असल में ट्रेडिंग वॉल्यूम से ही किया जाता है, और जिन शेयर्स में बहुत कम ट्रेडिंग होती है तो टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक ऐसे शेयर्स में कभी सरमायाकारी नहीं करनी चाहिए, चाहे ऐसी कंपनी पहले से बहुत ज्यादा अच्छा कमाना ही क्यों ना शुरू कर दे, डिविडेंड ज्यादा से ज्यादा देना ही क्यों ना शुरू कर दे। लेकिन कोई टेक्निकल एनालिस्ट ऐसे शेयर के बारे में बात ही नहीं करेगा, बल्कि ऐसे शेयर्स को जिनमें वॉल्यूम्स नहीं लगते बुरा शेयर कहा जाता है टेक्निकल एनालिसिस की टर्म्स में। और इसी वजह से टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करने वाले बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिस कर जाते हैं। नंबर 5, टेक्निकल्स के जरिए मार्केट को बआसानी मैनिपुलेट किया जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक शेयर जो अच्छा नहीं कमाता वो आखिर इतना ऊपर कैसे चला जाता है, बल्कि कभी कभी एक महीने में दुगना कैसे हो जाता है? दरअसल पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट में आम आवाम कम है और वो लोग ज्यादा हैं जिनके पास बहुत माल है। जितना आम आवाम मार्केट में ज्यादा होगी उतना ही मालदार लोग और इंस्टीट्यूशंस मार्केट को मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। इन्हें बिग प्लेयर्स भी कहा जाता है। अब आप खुद सोचें कि किसी कंपनी के 100 शेयर्स हैं, मिसाल है, वरना 100 शेयर्स तो किसी कंपनी के नहीं होते, तो उन 100 में से हमने 80 खरीद लिए और फिर उन्हें बेचा नहीं। ऐसे में मार्केट में इस शेयर को बेचने वाला कोई नहीं होगा और शेयर की कीमत बढ़नी शुरू हो जाएगी। जब हमने 80 शेयर्स खरीदे तो उस शेयर में इतना वॉल्यूम लग गया कि टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक उस शेयर की बाय कॉल जनरेट हो गई, और जब बेचने वाला कोई नहीं तो मार्केट को अपर कैप लगने शुरू हो गए।
हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम दो अकाउंट्स चला रहे हों और अपने ही एक अकाउंट से अपर कैप पे अपने ही दूसरे अकाउंट को बेचें और इस तरीके से उस शेयर की वैल्यू को ऊपर लेके जाना शुरू कर दें। और जैसे हमने कहा हमने, तो असल में कोई एक इंसान नहीं होता, कुछ बड़े प्लेयर्स मिलकर भी ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसे शेयर में दो तीन अपर कैप्स लगाए गए, लोगों में लालच पैदा की गई कि 20 रुपए वाला शेयर कुछ दिनों में 30 रुपए पर कैसे चला गया, और अगर 20 से 30 पर चला गया है तो ना जाने कहां पर चला जाए। अगर उसमें पहले बाय कॉल जनरेट नहीं हुई थी तो 3-4 कैप्स के बाद लाजमी हो जाएगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता अवामी सरमायाकार उसमें दाखिल होना शुरू होंगे, उसको रोज अपर कैप लगेगा और बहुत से लोग उसको अपर कैप पर ही बाइंग लगा देंगे। किसी दिन वो बाइंग ज्यादा शेयर्स की नहीं होगी, लेकिन जब वो रोज ही अपर कैप लगेगा तो आहिस्ता आहिस्ता अपर कैप पर बाइंग भी बढ़ने लग जाएगी। अब सोचें कि उसकी कीमत अपर कैप लग लग के 40 रुपए पहुंच गई और उस दिन कुछ लोगों ने मिलके 60 शेयर्स की बाइंग लगा दी अपर कैप पे। तो हमने सोचा यही अच्छा मौका है, हमने ठग से अपने 60 शेयर्स बेच दिए। लॉक खुल जाएगा तो कुछ लोग फिर भी ये सोचेंगे कि यार इसमें लॉक खुल गया है तो ये दोबारा ऊपर जा सकता है, इसको लॉक खुलने के बाद खरीद लेंगे और हम वहां पे अपने बाकी 20 शेयर्स भी बेच देंगे। अब अगर 40 की कीमत पर ज्यादा लोग उस शेयर को खरीदने नहीं आए तो हम उस शेयर को 60 तक भी ले जाएंगे। जब तक आम सरमायाकार जिनको इल्म नहीं है, जब तक वो उस शेयर को खरीदने के लिए मार्केट में नहीं कूदेंगे, तब तक हम उसको ऊपर लेके जाएंगे। और जिस दिन भी ज्यादा लोग खरीदने पहुंच गए, उसी दिन हम उसमें से निकल जाएंगे। तो अब मान लें हम उसमें से 60 पे निकले। अब हम उस शेयर को 20 से उठाकर 60 पे लेके आए, लेकिन वो शेयर 60 रुपए के काबिल नहीं था, बल्कि 20 के ही काबिल था। तो अब क्या होगा? हम अपना माल बेचकर निकल गए और दोबारा नहीं खरीदना। कोई भी दूसरा अक्लमंद सरमायाकार उस शेयर को 60 रुपए पर नहीं खरीदेगा। तो जिन लोगों ने 60 पर खरीदा या 50-55 पर भी खरीदा, वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को ही खरीदना और बेचना शुरू कर देंगे। और आहिस्ता 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 और कभी कभी बहुत तेजी से भी शेयर वापस 20 पे पहुंच जाएगा और ना जाने कितने लोगों का कितना नुकसान हो जाएगा। यानी इस पूरे मामले में हमने लोगों को सज्जी दिखाकर उनके साथ खब्बी कर दी। अब अगर कोई शख्स सिर्फ टेक्निकल्स के मुताबिक ट्रेड नहीं करता, पहले फंडामेंटल्स को देखता है, फिर किसी शेयर में सरमायाकारी करने का फैसला करता है, तो वो ऐसे शेयर में कभी घुसा ही नहीं होगा। यानी उसने अपने आप को इस लालच से बचा लिया होगा और नुकसान से भी बच जाएगा। नंबर 6, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक सरमायाकारी करना क्या सही कमाई है भी या नहीं? जैसा पहले कहा, हम ये नहीं कहते कि टेक्निकल एनालिसिस से कमाया नहीं जा सकता या टेक्निकल एनालिसिस हमेशा गलत होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक की गई कमाई साफ और सुथरी है? पाकिस्तान में बहुत से लोग सूद इस्तेमाल नहीं करते और स्टॉक मार्केट में पैसा इसीलिए लगाते हैं क्योंकि वो सूद की आमदनी नहीं चाहते और वो चाहते हैं कि वो कारोबार से मुनाफा कमा सकें। तो कम से कम ऐसे लोगों को कभी भी सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक अपनी ट्रेड्स नहीं लेनी चाहिए। हम मुफ्ती नहीं कि ऐसी कमाई को सही या गलत कह सकें, लेकिन इस तरह की कमाई पर बहुत से सवाल उठाए जा सकते हैं। क्योंकि वही बात कि अगर आप कोई सस्ती चीज महंगी खरीद रहे हैं तो क्यों खरीद रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि सब खरीद रहे हैं? इस बात में ना ही कोई अकली दलील है, ना ही कोई फाइनेंशियल या कारोबारी लॉजिक। तो क्या ये सही कमाई कहलाएगी? सबसे पहले तो आप अपने दिल से पूछें, और अगर आपके दिल में इस बात की तसल्ली है कि ये सही है तो ठीक है। ज्यादा रिसर्च करना चाहें तो किसी मुफ्ती या आलिम से राब्ता कर लें। हाँ, जिन्हें टेक्निकल एनालिसिस पर बहुत एतबार है, तो वो ये जरूर कर सकते हैं कि सिर्फ ऐसी कंपनियों में सरमायाकारी करें जो अच्छा कमाती हैं या जिनकी बुक वैल्यू अच्छी है, और फिर उनमें ट्रेड का फैसला टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक बेशक कर लें। क्योंकि इस तरह से टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करने में हमें कोई गलती महसूस नहीं होती, क्योंकि आपने कंपनी अच्छी सिलेक्ट की है कि उस कंपनी की वैल्यू अच्छी है और वो सस्ती मिल रही है। वरना हमारे मुताबिक ऐसी कंपनियों में तो ट्रेड बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जो कमाते नहीं लेकिन उनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है और आप सिर्फ वो इसलिए खरीद रहे हैं कि सब खरीद रहे हैं या किसी टेक्निकल एनालिस्ट ने आपको उसकी बाय कॉल दे दी। अब अगर मान लें कोई मुफ्ती या आलिम सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पर ट्रेड करने को मुकम्मल तौर पर दुरुस्त कह दे, तो भी ऐसे शेयर्स में
नुकसान के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसा कि हमने पिछली लिमिटेशन में भी बयान किया कि स्टॉक मार्केट को टेक्निकल्स के जरिए मैनिपुलेट किया जाता है। इसीलिए हम खुद भी सिर्फ टेक्निकल्स के मुताबिक ट्रेड नहीं करते और ना ही किसी को सिर्फ इसके मुताबिक ट्रेड करने का मशवरा देते हैं। अब हम एक तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि क्यों सिर्फ टेक्निकल्स के मुताबिक शेयर्स खरीदो फरोख्त के दुरुस्त होने में सवाल उठाए जाने का इम्कान मौजूद है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि क्यों हमें इस बात से फर्क पड़ना चाहिए कि टेक्निकल्स का कारोबारी मामलात से कोई वास्ता नहीं। एक कंपनी अच्छा कमाती है और हर साल डिविडेंड देती है, अगले सालों में भी कमाई वैसी और डिविडेंड भी वैसा, तो कई बार इसकी कीमत एक ही जगह हल्का सा ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन असल में वो जो कमा रही है इसमें से बांट रही है। डिविडेंड देने के बाद इसकी प्राइस एक्स होकर कम हो जाती है और दोबारा पहली जगह पहुंच जाती है, लेकिन सरमायाकार डिविडेंड के जरिए भी कमा रहा है। यानी स्टॉक मार्केट की कंपनियां कारोबार चलाती हैं और कंपनी के सरमायाकारों की दौलत इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि जिन कंपनियों में उन्होंने सरमायाकारी की उस कंपनी की दौलत में या मुनाफे में इजाफा हुआ। यानी सरमायाकारों ने भी कारोबारी मुनाफे से अपनी आमदनी बढ़ाई। लेकिन जो कंपनी खुद कुछ नहीं कमाती या 1 रुपया कमा रही है और इसकी कीमत 10 रुपए से 100 रुपए पर और फिर 100 रुपए से 10 पर हो जाती है, तो ऐसी कंपनी में सरमायाकारों ने कारोबार से कुछ नहीं कमाया। जिसने 10 रुपए पर खरीद कर 100 पर बेचा, उसने ऐसे सरमायाकार की जेब से पैसे निकाले जिसने 100 पर खरीद कर 10 पर बेचा। मिसाल है, वरना कोई 10 पर खरीद कर 20 पर बेच देता है और कोई 90 पर खरीद कर 100 पर बेचता है, लेकिन जिसने भी 10 से 100 रुपए तक कमाया वो उसने उसी की जेब से कमाया जिसने 100 से 10 तक नुकसान किया। यानी ये एक ऐसा जाल बनाकर स्टॉक मार्केट में बिछाया गया है जिसके जरिए बड़े प्लेयर्स की तवज्जो कारोबार से पैसा कमाने से हटाकर इस बात पर लगा दी गई है कि कैसे वो दूसरे सरमायाकारों की जेबों से पैसे निकालकर अपनी जेबों में डालें। तो ये कारोबार नहीं, फ्रॉड का धंधा है। सब गंदा है पर धंधा है। लेकिन याद रहे, ये हम सिर्फ ऐसे शेयर्स के लिए कह रहे हैं जिनकी कमाई नहीं लेकिन जिनकी कीमत आसमान को छू जाती है, जिन कंपनियों के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं लेकिन सिर्फ टेक्निकल्स की वजह से उनकी कीमत में उतार चढ़ाव लाया जाता है। वरना अच्छे फंडामेंटल्स की कंपनियों से कमाया गया पैसा बिल्कुल भी गलत नहीं है। और इसी तरह लोगों को धोखा दिया जाता है। और आपने स्टॉक मार्केट में बहुत से लोगों से सुना होगा कि हम अपना सब कुछ लुटवा के स्टॉक मार्केट से बर्बाद होके चले गए और वो दूसरों को यही मशवरे देते हैं कि कभी स्टॉक मार्केट में नहीं आना। फिर बड़ी आसानी से ये कह दिया जाता है कि कसूरवार वो लोग हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे शेयर्स में सरमायाकारी की ही क्यों जिनके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं थे। ठीक बात है, ये गलती उन्हीं की है। वो लालच में पड़ गए तो ये गलती उन्हीं की है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उनको लालच दिलाया किसने? ये तो प्लान के जरिए, स्ट्रेटजी के जरिए उनको लालच दिलाया जाता है और फिर उनको गुमराह किया जाता है। हम किसी को गलत नहीं कहते, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि बहुत से ब्रोकर्स और टेक्निकल एनालिस्ट्स अनजाने में ऐसे लोगों को धोखा देने में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग भी शायद टेक्निकल्स को इस तरीके से फॉलो करते हैं जैसे वो कोई आसमानी सहीफा है। वो भी इस बात को नहीं समझते कि पहले फंडामेंटल्स हैं फिर कुछ और है, और इसलिए वो कई दफा अनजाने में भी आम आवाम को गुमराह करने की वजह बनते हैं। अब जिसको धोखा दिया गया वो बेवकूफ है, लेकिन जिसने धोखा दिया वो धोखेबाज है। बेवकूफ तो सिर्फ अपना दुनियावी नुकसान करवाएगा, लेकिन धोखेबाज दुनियावी फायदा हासिल करके भी बहुत बड़ा नुकसान करवा लेगा। आखिर में एक राज की बात बताते हैं कि क्यों अच्छा कमाने वाले शेयर्स ऊपर जाकर नीचे जाएं तो दोबारा किसी वक्त ऊपर आ जाते हैं, और कुछ शेयर्स जो अच्छा नहीं कमाते वो ऊपर जाकर नीचे आए तो अक्सर दोबारा उतना ऊपर कभी नहीं जाते। वैसे तो अब तक जो बातें कहीं अगर आपको समझ आ गई हैं तो ये समझाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम कह देते हैं। और इसके पीछे भी पहलू वही है कि कौन सा शेयर या कौन सी कंपनी अच्छा कमाती है, अच्छा डिविडेंड देती है, और कौन सी नहीं देती। एक कंपनी जो हर साल 10 रुपए कमाती है, 2 रुपए का डिविडेंड देती है और इसकी कीमत है 20 रुपए, यानी जो इसमें सरमायाकारी करे तो उसे 10% डिविडेंड से मुनाफा मिलेगा। अब अगर ऐसी कंपनी की कीमत 13 रुपए हो जाए लेकिन इसका प्रॉफिट कम ना हो, तो कुछ सरमायाकार ये तज्जिया करेंगे कि ये अगले साल भी 2 रुपए का डिविडेंड देगी और 13 की कीमत के हिसाब से डिविडेंड यील्ड अब 10 की बजाय 15% बन जाएगी। तो कुछ लोग उसमें फिर से सरमायाकारी करेंगे
और कुछ उनके पीछे भागेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उस शेयर की कीमत बढ़ेगी और शायद वापस 20 तक पहुंच जाए। लेकिन अगर कोई कंपनी 1 रुपया कमाती है और टेक्निकल्स के मुताबिक वो 20 पर चली गई और फिर दोबारा 13 पर आ गई और इसकी कमाई साल में 1 रुपया ही रही, तो ऐसे शेयर में कोई भी अक्लमंद सरमायाकार कभी सरमायाकारी नहीं करेगा। 1 रुपया कमाती है और डिविडेंड कोई नहीं, तो शेयर होल्डर्स को इसमें सरमायाकारी करके अकली तौर पर कुछ हासिल नहीं होगा। तो जब बिग प्लेयर्स ऐसे शेयर से निकल जाएं और अक्लमंद सरमायाकार ऐसे शेयर्स को नहीं खरीदें, तो ये 13 से 3 रुपए पर भी जा सकता है। यानी हमेशा ऐसे ही शेयर्स में सरमायाकारी का सोचना चाहिए जो अच्छा कमाते हैं और अच्छा डिविडेंड देते हैं, क्योंकि ऐसे शेयर्स अगर नीचे आ भी जाएं तो अपना नुकसान पूरा भी कर देते हैं। लेकिन ऐसे शेयर से दूर रहना चाहिए जो ना कमाते हैं और ना देते हैं और उनकी कीमत बढ़ती जाती है। ऐसे शेयर्स में सरमायाकारी से लोग शायद वक्ती फायदा तो हासिल कर लें, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान की उम्मीद बहुत ज्यादा होगी। तो आज का सेशन खत्म करने से पहले टेक्निकल एनालिसिस की लिमिटेशंस को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। नंबर 1, टेक्निकल एनालिसिस का कारोबारी सरगर्मियों से कोई लेना देना नहीं। नंबर 2, टेक्निकल एनालिसिस असूली तौर पर माजी का तज्जिया करके बनता है, लेकिन कारोबार मुस्तकबिल को देखकर किया जाता है। नंबर 3, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालते हुए डिविडेंड और बोनस को नजरअंदाज कर दिया जाता है। नंबर 4, उन शेयर्स का टेक्निकल एनालिसिस ठीक से नहीं किया जा सकता जिनमें वॉल्यूम्स नहीं लगते। नंबर 5, टेक्निकल्स के जरिए मार्केट को बआसानी मैनिपुलेट किया जा सकता है। और नंबर 6, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक सरमायाकारी करना क्या सही कमाई है भी या नहीं। उम्मीद है आपने आज की वीडियो से कुछ सीखा होगा। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक आपको सरमायाकारी या ट्रेडिंग करनी चाहिए, तो यह आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि अब तो आप लोग अच्छी तरह जान चुके होंगे कि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। खुश रहें और अपने अमल पर तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।